नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनी बुक्स मरीज पर। एक बार फिर हाजिर है एक ऐसी प्रभावशाली किताब की समरी लेकर जो वास्तव में जीवन बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, एक सवाल पर विचार करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपसे कम पढ़ा लिखा या कम जानकार हो, फिर भी हर क्षेत्र में आगे हो? वो हर किसी का प्रिय हो, जहां भी जाए लोग उसे पसंद करें, उस पर भरोसा करें और उसके साथ काम करना चाहें। क्या आप यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं होता? अगर जवाब हाँ है, तो आज की यह समरी विशेष रूप से आपके लिए है। आज चर्चा होने वाली है एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों का जीवन संवारा है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल, यानी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला, जिसे लेस गिबलिन ने लिखा है। अब प्रश्न ये है कि लेस गिबलिन कौन है? ये नाम शायद उतना प्रसिद्ध ना हो, लेकिन उनके विचारों में जो गहराई है वो बहुत कम लेखकों में मिलती है। लेस गिबलिन एक अमेरिकी लेखक और वक्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस एक प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा दिया कि कुछ लोग हर जगह सफल क्यों होते हैं और बाकी लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया, उनसे संवाद किया और उनके जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया। उस शोध का जो परिणाम निकला वो इस किताब के रूप में सामने है। ये किताब पहली बार वर्ष 1968 में प्रकाशित हुई थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं बदलता। यह किताब उसी मानवीय स्वभाव के बारे में है। तो ये किताब क्या कहती है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक तथ्य सामने रखती है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक शोध किया जिसमें यह पाया गया कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी तकनीकी जानकारी का योगदान केवल 15% होता है। केवल 15%, और बाकी 85% सफलता लोगों के साथ व्यवहार करने की कुशलता से आती है। इसका अर्थ यह है कि प्राप्त की गई डिग्रियां, किए गए कोर्स और पढ़ी गई किताबें सफलता में केवल 15% हिस्सेदारी रखती हैं। शेष 85% वो कौशल है जो सामान्यतः किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जाता। ये सुनकर थोड़ा अचरज होता है, लेकिन यही वास्तविकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लेस गिबलिन के अनुसार ये कौशल जन्मजात नहीं होता। वे स्पष्ट कहते हैं कि इसे सीखा जा सकता है। जैसे गणित या संगीत सीखा जाता है, वैसे ही इसे भी सीखा जा सकता है, यदि सीखने की इच्छा शक्ति हो। अब इस अध्याय में जो मुख्य बातें जानने को मिलेंगी वे इस प्रकार हैं। पहली बात, सफलता का असली रहस्य तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि मानवीय कौशल है और इसके पीछे ठोस प्रमाण क्या हैं। दूसरी बात, मानवीय स्वभाव को कैसे समझा जाए और हर व्यक्ति के भीतर कौन सी बुनियादी इच्छाएं होती हैं जिन्हें जानकर किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। तीसरी बात, ये कौशल सीखा जा सकता है और इसे सीखने की शुरुआत कैसे होती है। चौथी बात, आत्मसम्मान और दूसरों को महत्व देना एक साथ कैसे चलते हैं और ये क्यों अनिवार्य है। यह पूरा अध्याय एक नींव की तरह है। ये नींव इतनी मजबूत है कि इस पर विकसित होने वाली समझ जीवन भर काम आएगी। तो दोस्तों, अगर ये इच्छा है कि आपसे रिश्ते बेहतर हों, करियर में प्रगति हो, लोग बात सुने, भरोसा करें और साथ रहना पसंद करें, तो ये समरी पूरी सुनिए और हर बात पर ध्यान दीजिए। अगर ये प्रयास अच्छा लगे कि जीवन बदलने वाली किताबों की समरी सरल हिंदी में प्राप्त होती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई समरी आने पर तुरंत सूचना मिल सके। इस सहयोग से बहुत प्रोत्साहन मिलता है और अधिक बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है। अमेरिका के एक छोटे से शहर में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। दोनों के अंक लगभग बराबर थे और दोनों ने एक ही समय पर अपनी नौकरी शुरू की। लेकिन 10 वर्ष बाद जब किसी ने उन दोनों को देखा तो वो दंग रह गया। एक मित्र एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसका वेतन अच्छा था और लोग उसकी बात सुनते एवं उसका सम्मान करते थे। दूसरा मित्र वहीं खड़ा था जहां 10 वर्ष पहले था। वही पद, वही वेतन और वही संघर्ष। आखिर अंतर क्या था? पहले मित्र की डिग्री अधिक बड़ी नहीं थी और न ही उसकी स्मरण शक्ति कोई चमत्कारी थी। उसके पास कोई ऐसा विशेष तकनीकी कौशल भी नहीं था जो दूसरे के पास न हो। अंतर था तो बस एक बात में, वो लोगों के साथ संवाद करना जानता था। वो लोगों को समझता था। वो ये जानता था कि किसी को प्रसन्न कैसे करना है, किसी की बात कैसे सुननी है और किसी के हृदय तक कैसे पहुंचना है। यही वो बात है जो लेस गिबलिन ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले कही है। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी ही गहरी है। हम सब अपने जीवन में एक बड़ी भूल करते हैं। हम यह सोचते हैं कि सफलता का मार्ग केवल पुस्तकों से होकर गुजरता है। हमारा यह मानना होता है कि यदि हमने अधिक डिग्रियां प्राप्त कर लीं,
अधिक कोर्स कर लिए या अधिक प्रमाण पत्र एकत्रित कर लिए तो जीवन स्वतः ही सुव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उच्च शिक्षित और बहुत जानकार हैं, फिर भी जीवन में वो स्थान नहीं पा सके जिसके वे अधिकारी थे? दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो शायद उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन आज वे उस ऊंचाई पर हैं जहां से दुनिया छोटी दिखाई देती है। यह विरोधाभास क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें उस एक कौशल को समझना होगा जिसे लेस गिबलिन ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक बार एक अत्यंत गहन शोध किया। उन्होंने अमेरिका के सफल उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं से पूछा कि उनकी सफलता में किस तत्व का सबसे बड़ा योगदान है। जो उत्तर मिला वो चकित करने वाला था। उन सभी ने कहा कि उनकी सफलता में उनकी तकनीकी जानकारी का हिस्सा केवल 15% है। शेष 85% सफलता लोगों के साथ व्यवहार करने की उनकी क्षमता से आती है। 15 और 85 ये संख्याएं रुककर विचार करने योग्य हैं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने अब तक कितना समय अपनी पढ़ाई में लगाया? कितने वर्ष विद्यालय, कॉलेज और कोचिंग में व्यतीत किए? इसके विपरीत आपने कितना समय ये सीखने में लगाया कि लोगों के साथ कैसे बात की जाए, कैसे संबंध बनाए जाएं और कैसे किसी का विश्वास जीता जाए? संभवतः यही असंतुलन हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन वास्तविक बात तो अभी शेष है। जब हम तकनीकी ज्ञान की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस जानकारी से होता है जो पुस्तकों में अंकित होती है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है और जिसे रटा या याद किया जा सकता है। लेकिन मानवीय कौशल यानी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला किसी परीक्षा में नहीं पूछी जाती। इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाते, परंतु जीवन की वास्तविक परीक्षा में यही कौशल सबसे अधिक महत्व रखता है। एक डॉक्टर के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए 2 डॉक्टर हैं। दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों की डिग्रियां एक समान हैं और दोनों का ज्ञान भी एक जैसा है। लेकिन एक डॉक्टर के पास रोगियों की लंबी कतार लगती है और दूसरे का क्लिनिक रिक्त रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला डॉक्टर रोगी की बात ध्यान से सुनता है। वो उन्हें समझाता है कि उनकी बीमारी क्या है। वह उनके भय को पहचानता है और उन्हें सांत्वना देता है। वो औषधि के साथ साथ भरोसा भी देता है। दूसरा डॉक्टर केवल पर्चा लिखकर रोगी को विदा कर देता है। ज्ञान दोनों के पास बराबर है, लेकिन जो बात अंतर पैदा करती है वो है लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता। यही बात हर कार्यक्षेत्र में लागू होती है। चाहे कोई शिक्षक हो, इंजीनियर हो, नेता हो, व्यापारी हो या एक साधारण कर्मचारी, हर स्थान पर यही वास्तविकता कार्य करती है। अब एक अत्यंत रोचक उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को पूरी दुनिया जानती है। वे भारत के मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी तकनीकी योग्यता के विषय में कोई संदेह नहीं है। वे एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सबसे अधिक किस बात के लिए याद किया जाता है? उनके द्वारा बनाई गई मिसाइलों या उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनके उस स्वभाव के लिए याद किया जाता है जिसमें वे हर व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, समान सम्मान देते थे। वे विद्यालय के बच्चों के बीच जाते थे और उनसे आत्मीयता से बात करते थे। वे अपने सहयोगियों की बात सुनते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। जब वे राष्ट्रपति थे तब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को दीपावली की मिठाई दी थी। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस एक कार्य ने उनके हृदय में एक विशिष्ट स्थान बना दिया। तकनीकी ज्ञान ने उन्हें वैज्ञानिक बनाया, लेकिन लोगों के साथ उनके व्यवहार ने उन्हें महान बनाया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना आवश्यक है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना एक जन्मजात गुण है, या तो ये आपके पास जन्म से होता है या नहीं होता। लेकिन लेस गिबलिन इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि यह कला सीखी जा सकती है। जिस प्रकार कोई गणित या कोई भाषा सीख सकता है, उसी प्रकार यह भी सीखा जा सकता है कि लोगों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे उनके हृदय तक पहुंचना है और कैसे उनके साथ ऐसा संबंध बनाना है जो दीर्घकाल तक चले। यही इस पुस्तक का वास्तविक वचन है। अब एक और दृष्टिकोण देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े नेता इतने प्रभावशाली कैसे बनते हैं? नेल्सन मंडेला का उदाहरण लेते हैं। वे 28 वर्ष जेल में रहे। जब वे बाहर आए तो उनके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई राजनीतिक शक्ति और न ही कोई सेना, लेकिन पूरा दक्षिण अफ्रीका उनके साथ खड़ा था। इसका कारण यह था कि उन्होंने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी सम्मान दिया। उन्होंने उन लोगों से संवाद किया जिन्होंने उन्हें वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने क्षमा किया, वे आगे बढ़े और उन्होंने लोगों को संगठित किया। उनके पास कोई ऐसी तकनीकी डिग्री नहीं थी जो उन्हें राष्ट्रपति बनाती,
उन्हें राष्ट्रपति लोगों के प्रेम ने बनाया और वो प्रेम उनके व्यवहार ने जीता था। यह बात हम सभी पर लागू होती है। हम भले ही नेल्सन मंडेला ना बने, लेकिन अपने जीवन में, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर और अपने समाज में हम भी इसी प्रकार लोगों के हृदय जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपने अपने जीवन में ऐसे कितने लोगों को देखा है जो बहुत ज्ञानी होने के बावजूद अकेले रह गए, और ऐसे कितने लोगों को देखा है जो शायद उतने जानकार नहीं थे, लेकिन उनके चारों ओर सदैव लोगों का तांता लगा रहता था? एक और रोचक नजरिए से विचार करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो नौकरी का साक्षात्कार हो, कोई व्यापारिक बैठक हो या कोई नई मित्रता, तब हम क्या करते हैं? हम अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर देते हैं। हम बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, कौन सा कोर्स किया है और हमारे पास कौन से प्रमाण पत्र हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या देखता है? वो देखता है कि आप उससे किस प्रकार बात कर रहे हैं, आपकी आंखों में क्या भाव है और आपके मुख पर कैसी अभिव्यक्ति है। आप उसकी बात सुन रहे हैं या केवल अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यही वो परीक्षा है जो प्रतिदिन होती है और जिसके लिए हमने कभी तैयारी नहीं की। जापान में एक बहुत पुरानी कहावत है जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हर मनुष्य में कुछ अच्छा देख सकता है वही वास्तविक ज्ञानी है। यही बात लेस गिबलिन भी कहते हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए पहले आपको लोगों में रुचि लेनी होगी, उन्हें समझना होगा, उनकी आवश्यकताओं, उनके दुख और उनकी खुशियों को अनुभव करना होगा। अब एक और कोण से इस बात को देखते हैं। हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, सम्मान हो, प्रेम हो या शांति, उसके लिए हमें दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अकेला सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सहयोग दिया, सहायता की और विश्वास किया। वे लोग तब साथ आते हैं जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। वॉरेन बफेट को देखिए, जो विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी सफलता का रहस्य क्या है? निश्चित रूप से निवेश की उनकी समझ अद्भुत है, लेकिन स्वयं बफेट कहते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके संबंध हैं। वे कहते हैं कि यदि आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, तो आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। ये संबंध कैसे बनते हैं? अच्छे व्यवहार से, लोगों को सम्मान देने से और उनकी चिंता करने से। बफेट अपने कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार पेश आते हैं वो अनुकरणीय है। वे अपने कर्मचारियों के नाम याद रखते हैं और उनके व्यक्तिगत विषयों में रुचि लेते हैं। वे उनकी प्रशंसा करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से बड़े संबंध बनते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा तथ्य छिपा है। 85% का ये आंकड़ा केवल व्यापार या नौकरी तक सीमित नहीं है, ये पूरे जीवन पर लागू होता है। आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मित्रता, आपके परिवार के संबंध, आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति, इन सभी में 85% भूमिका इसी एक कौशल की है। उस माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बच्चों को सुविधाएं दी, शिक्षा दी, भोजन और घर दिया, लेकिन वह नहीं दिया जो बच्चे सबसे अधिक चाहते थे, और वह था उनकी बात सुनना, उन्हें समझना और उनके साथ उस तरह से पेश आना जिससे उन्हें अनुभव हो कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही वो पीड़ा है जहां 15% और 85% का अंतर सबसे अधिक अनुभव होता है। अब एक और पक्ष देखते हैं। हमारे समाज में ये धारणा है कि जो लोग बहुत मधुर बोलते हैं वे चतुर होते हैं, अर्थात अच्छे व्यवहार को हम प्रायः चालाकी से जोड़ देते हैं। लेकिन लेस गिबलिन इस धारणा का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक मानवीय कौशल का अर्थ झूठी प्रशंसा करना या दिखावे का प्रेम प्रदर्शित करना नहीं है। वास्तविक मानवीय कौशल का अर्थ है वास्तव में लोगों की चिंता करना, उनकी बात सुनना, उन्हें सम्मान देना और उनकी भावनाओं का आदर करना। यह दिखावा नहीं है, बल्कि एक सच्ची कला है जो व्यक्ति को भीतर से परिवर्तित करती है। जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो बाहरी परिवर्तन स्वतः ही आ जाता है। एक और उदाहरण सुनिए। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी तकनीकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वे इतने महान क्यों बने? केवल इसलिए नहीं कि वे अच्छा खेलते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के साथ एक ऐसा संबंध बनाया जिसमें हर खिलाड़ी बेहतर होता गया। वे जानते थे कि कब किस साथी का उत्साह बढ़ाना है, कब किसे चुनौती देनी है और कब किसे क्षमा करना है। ये सब तकनीकी ज्ञान से नहीं आता, बल्कि ये लोगों को समझने की उस गहरी क्षमता से आता है जिसे हम मानवीय कौशल कहते हैं। यही कौशल किसी भी क्षेत्र, किसी भी पेशे और किसी भी संबंध में काम आता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या आप अभी तक इस कौशल को अनिवार्य मानते थे? क्या आपने कभी सोचा था कि यह सीखने योग्य है? यदि नहीं, तो आज से अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि जो 85% आपकी सफलता, आपकी प्रसन्नता
और आपके संबंध निर्धारित करता है, उस पर कार्य करने का समय अब आ गया है। यहां रुककर एक क्षण के लिए विचार कीजिए। यदि आपकी सफलता में तकनीकी ज्ञान का हिस्सा केवल 15% है, तो आपने अपने जीवन के कितने वर्ष उस 15% को बेहतर बनाने में लगाए और उस 85% के लिए कितना समय दिया? संभवतः बहुत कम या बिल्कुल नहीं। यही वो असंतुलन है जो जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोकता है जहां पहुंचने की हम इच्छा रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह स्थिति बदल सकती है। यह कौशल सीखा जा सकता है और इस पुस्तक में वे सभी तरीके दिए गए हैं जो ये सिखाने में सहायक होंगे। सफलता का वास्तविक रहस्य तकनीकी ज्ञान में नहीं है। सफलता का वास्तविक रहस्य लोगों को समझना, उनके साथ सही प्रकार से व्यवहार करना और उनके हृदय में एक विशेष स्थान बनाना है। जब ये हो जाता है तो बाकी सब कुछ स्वतः होने लगता है। अब जब ये निश्चित हो गया कि वास्तविक सफलता कहाँ छिपी है, तो अगला प्रश्न ये है कि यह मानवीय कौशल वास्तव में क्या है और इसकी नींव किन बातों पर टिकी हुई है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक किराने की दुकान थी। उसके पास ही एक बड़ी, चमकदार और नई दुकान खुली, जिसके पास बेहतर सामान, कम दाम और अधिक स्थान भी था। सभी को लगा कि अब पुरानी दुकान बंद हो जाएगी, परंतु परिणाम इसके विपरीत निकला। पुरानी दुकान के स्वामी रामलाल जी के यहाँ ग्राहकों की भीड़ पहले जैसी ही बनी रही। लोग नई दुकान से भी सामान खरीदते थे, लेकिन रामलाल जी के यहाँ उनका आना जाना निरंतर बना रहा। इसका कारण ये था कि रामलाल जी हर ग्राहक को उनके नाम से जानते थे। जब रमेश भाई आते तो रामलाल जी कहते, आइए रमेश भाई, आपकी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है? जब सुनीता जी आती तो रामलाल जी पूछते, आज बच्चों के लिए कुछ चाहिए क्या? उनकी परीक्षाएं चल रही हैं ना? ग्राहकों को यह अनुभव होता था कि रामलाल जी के लिए वे केवल ग्राहक नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चिंता की जाती है। इसी अपनत्व और परवाह ने रामलाल जी की दुकान को सुरक्षित रखा। यह कहानी संक्षिप्त है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। लेस गिबलिन का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति लोगों के साथ प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करना सीखना चाहता है, तो सबसे पहले उसे मानवीय स्वभाव को समझना होगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी देश, जाति या आयु का हो। जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पहचान कर उन्हें पूर्ण करने में सहायता करता है, वो हर किसी के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। तो ये बुनियादी इच्छाएं क्या हैं? पहली और सबसे बड़ी इच्छा है महत्व पाने की अभिलाषा। हर व्यक्ति ये अनुभव करना चाहता है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है, उसका होना किसी के लिए आवश्यक है और उसके विचारों का मूल्य है। यह इच्छा इतनी प्रबल होती है कि लोग इसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। दूसरी इच्छा है सराहे जाने की। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके कार्यों, प्रयासों और परिश्रम की प्रशंसा हो। यह प्रशंसा धन से नहीं खरीदी जा सकती, इसे केवल हृदय से दिया जा सकता है। तीसरी इच्छा है स्वीकार किए जाने की भावना। हर इंसान चाहता है कि उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाए जैसा वो वास्तव में है। अपनी कमियों और त्रुटियों के बाद भी वो चाहता है कि कोई उसके साथ खड़ा रहे। ये तीन इच्छाएं मानव स्वभाव का आधार हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है, वह लोगों के साथ व्यवहार करने में सदैव सफल रहता है। आइए पहली इच्छा को विस्तार से समझते हैं, यानी महत्व पाने की चाहत। विचार कीजिए, आप किसी की बात ध्यान से कब सुनते हैं? तब जब आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत आप किसी की उपेक्षा कब करते हैं? तब जब आपको लगता है कि उस व्यक्ति का अधिक महत्व नहीं है। यही विचार दूसरे लोग भी आपके विषय में रखते हैं। जब कोई आपसे मिलते समय अपना फोन रख देता है, आपकी आंखों में देखता है और अपना पूरा ध्यान आपको देता है, तब आप कैसा अनुभव करते हैं? निश्चित रूप से आप स्वयं को विशेष समझते हैं। आपको लगता है कि उस व्यक्ति के लिए आप वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और यही भावना एक प्रगाढ़ संबंध का निर्माण करती है। रतन टाटा के विषय में ये बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि वे जब भी किसी से मिलते थे, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी हो या साधारण कर्मचारी, वे पूरी तरह वहीं उपस्थित रहते थे। उनका ध्यान भटकता नहीं था। वे उस व्यक्ति को सुनते थे, प्रश्न पूछते थे और उसकी बातों पर विचार करते थे। टाटा के कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक भी ये अनुभव करते थे कि उनके स्वामी उन्हें केवल मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि एक इंसान समझते हैं। यही कारण है कि उनके कर्मचारियों में उनके प्रति जो निष्ठा और प्रेम था, वो किसी अन्य संस्थान में दुर्लभ है। यह महत्व देने की कला है और इसे सीखा जा सकता है। अब दूसरी इच्छा पर आते हैं, यानी सराहे जाने की इच्छा। मनोविज्ञान का एक पुराना सिद्धांत कहता है कि मनुष्य वही कार्य पुनः करता है जिसके लिए उसे पुरस्कार प्राप्त हो। यह पुरस्कार सदैव धन के रूप में हो, यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी एक सच्ची प्रशंसा
हृदय से दी गई शाबाशी या कृतज्ञता से कहा गया धन्यवाद किसी भी धनराशि से बड़ा पुरस्कार होता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि वे अपने साथी खिलाड़ियों की प्रशंसा बहुत उदारता से करते थे। जब कोई कनिष्ठ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता तो सचिन जी उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते और बताते कि उसका वो शॉट कितना उत्कृष्ट था। एक बार एक युवा खिलाड़ी ने बताया कि सचिन जी ने उससे कहा था, तुम्हारी वो कवर ड्राइव देखकर मुझे अपने शुरुआती दिन याद आ गए। यह एक छोटी सी प्रशंसा थी, लेकिन उस युवा खिलाड़ी के लिए इसका अर्थ संपूर्ण संसार था। उस दिन के पश्चात उस खिलाड़ी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। यही सराहे जाने की शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। परंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, प्रशंसा सदैव वास्तविक होनी चाहिए। मिथ्या प्रशंसा जो केवल प्रदर्शन के लिए की जाए वो अल्प समय के लिए प्रभावी हो सकती है, परंतु अंततः लोग उसे पहचान लेते हैं। जब झूठी प्रशंसा पकड़ी जाती है तो संबंधों में दरार आ जाती है। लेस गिबलिन कहते हैं कि सराहना तभी प्रभावी होती है जब वो अंतरात्मा से निकले। अब तीसरी इच्छा की बात करते हैं, यानी स्वीकार किए जाने की भावना। यह संभवतः सबसे गहरी इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अस्वीकार किए जाने का एक भय होता है। कहीं कोई मुझे नापसंद तो नहीं करता? क्या मैं किसी पर भार तो नहीं हूं? क्या मेरी दुर्बलताएं देखकर लोग मुझसे विमुख तो नहीं हो जाएंगे? ये भय मनुष्य को भीतर से कमजोर बनाता है। जब कोई इस भय को दूर करता है और ये विश्वास दिलाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठता है। ओपरा विनफ्री का उदाहरण लेते हैं, जो विश्व की प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। उनके टॉक शो में आने वाले अतिथि अपनी अत्यंत निजी और पीड़ादायक बातें भी सरलता से कह देते थे। इसका कारण ये था कि ओपरा ने उन्हें यह अनुभव कराया कि यहाँ उन्हें कोई जज नहीं करेगा, बल्कि उनकी कहानी सुनी, समझी और स्वीकार की जाएगी। ओपरा का यह स्वभाव जन्मजात नहीं था। उन्होंने स्वयं बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने ये सीखा कि जब आप किसी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो वो व्यक्ति आपका हो जाता है। यही स्वीकार करने की शक्ति उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है। अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि इन बातों को व्यवहार में कैसे लाया जाए। लेस गिबलिन का कहना है कि मानवीय स्वभाव को समझना एक विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान के कुछ निश्चित नियम होते हैं, उसी प्रकार मानव व्यवहार के भी कुछ सिद्धांत हैं जो सदैव कार्य करते हैं। इन्हें अभ्यास, जागरूकता और दृढ़ इच्छा शक्ति से सीखा जा सकता है। आइए एक और गहरे पक्ष पर विचार करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी के साथ होते हैं और वो केवल अपनी ही बातें करता है, अपनी समस्याएं बताता है और अपनी सफलताएं गिनाता है, परंतु आपसे कभी ये नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? संभवतः आप थका हुआ और उपेक्षित अनुभव करते हैं। इसके विपरीत, जब कोई आपसे पूछता है कि आपकी क्या स्थिति है, आपका दिन कैसा रहा, या आप क्या सोच रहे हैं, तब एक नई ऊर्जा और जुड़ाव का अनुभव होता है। यही अंतर उस व्यक्ति में होता है जो मानव स्वभाव को समझता है और जो नहीं समझता। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न का प्रारंभ किया तब उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी पर विश्वास नहीं करते थे। बेजोस ने ग्राहकों की भावनाओं को समझा। ग्राहक क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए, समस्या होने पर उनकी सहायता की जाए और उनके साथ ईमानदारी बरती जाए। बेजोस ने ग्राहक सेवा को इतना मानवीय बनाया कि लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। आज अमेज़न विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है और इसकी आधारशिला तकनीक पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की समझ पर टिकी है। यह एक अत्यंत आवश्यक पाठ है। कोई भी व्यवसाय, संस्था या संबंध तभी स्थायी रहता है जब उसमें मानवीय स्वभाव की समझ हो। अब एक अन्य दृष्टिकोण से देखते हैं। हम प्रायः ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे भिन्न हैं, उनकी आवश्यकताएं और सपने अलग हैं। परंतु लेस गिबलिन कहते हैं कि ये धारणा त्रुटिपूर्ण है। मौलिक मानवीय आवश्यकताएं सभी में समान होती हैं। एक संपन्न व्यक्ति भी महत्व पाना चाहता है और एक निर्धन व्यक्ति भी सराहना चाहता है। एक बालक भी स्वीकार किया जाना चाहता है और एक वृद्ध भी। ये समानता ही वह सूत्र है जो समस्त मानवता को जोड़ती है। जब आप इस सूत्र को समझ लेते हैं तब आप हर व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, चाहे वो आपसे कितना भी भिन्न क्यों न हो। विराट कोहली एक आक्रामक क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं कि वे मैदान के बाहर अत्यंत संवेदनशील हैं। जब कोई खिलाड़ी कठिन समय से गुजरता है या उसका प्रदर्शन खराब होता है तो विराट सबसे पहले उसके पास जाते हैं। वे उससे उसकी स्थिति पूछते हैं और उसे उसकी योग्यताओं का स्मरण कराते हैं। यह स्वीकार करने की भावना और सराहने की कला है। इसी कारण उनकी टीम उनके लिए समर्पित रहती है। एक और रोचक पक्ष यह है कि क्या हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना उचित है? इसका उत्तर है नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता समान है,
परंतु उस आवश्यकता को पूर्ण करने का ढंग अलग हो सकता है। किसी के लिए महत्व का अर्थ उसकी व्यावसायिक प्रशंसा हो सकता है, तो किसी अन्य के लिए उसकी निजी कुशलता में रुचि लेना। किसी के लिए स्वीकृति का अर्थ उसकी भूल क्षमा करना हो सकता है, तो किसी और के लिए उसके भिन्न विचारों का सम्मान करना। अतः मानव स्वभाव को समझने का अर्थ यह नहीं है कि एक ही नियम सब पर लागू किया जाए, बल्कि यह है कि उस व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता को समझकर उसे पूर्ण किया जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे लोग अक्सर विस्मृत कर देते हैं। मानव स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। जो आवश्यकताएं आपकी हैं, वही दूसरों की भी हैं। किसी से मिलते समय स्वयं से पूछिए, यदि मैं उसकी जगह होता तो मुझे क्या अपेक्षा होती। यह एक प्रश्न आपका पूरा दृष्टिकोण परिवर्तित कर सकता है। मुकेश अंबानी के विषय में कहा जाता है कि वे अपनी बैठकों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा समय देते हैं, चाहे वो बड़ा निवेशक हो या नया कर्मचारी। वे उनके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उत्तर देते हैं। इस आदत ने उनके चारों ओर एक ऐसा विश्वास पात्र समूह बना दिया है जो सदैव उनके साथ कार्य करने को तत्पर रहता है। यही मानव स्वभाव की शक्ति है। जब आप लोगों को महत्व देते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तब वे आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अब तक कितने लोगों को यह अनुभव कराया है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? यह प्रश्न थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु यही हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है। हम अपने जीवन की व्यस्तताओं में इतने मग्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी भावनाएं रखते हैं। वे भी थकान और पीड़ा अनुभव करते हैं और सुख की अभिलाषा रखते हैं। जब हम उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं, तब एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। लेस गिबलिन की ये बात अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। लोगों को अच्छा अनुभव कराइए, उन्हें महत्व दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। वे सदैव आपके साथ बने रहेंगे। रामलाल जी की दुकान इसलिए सफल नहीं थी कि उनका सामान सस्ता था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों को परिवार जैसा अनुभव कराया, और कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को नहीं छोड़ता। मानव स्वभाव को समझना और उसके अनुरूप व्यवहार करना ही किसी भी संबंध, व्यवसाय और सफलता की वास्तविक आधारशिला है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह सब जानने के बाद भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर उस एक मुख्य बाधा में छिपा है जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। वर्ष 1959 की बात है। अमेरिका के एक छोटे से नगर में ग्लेन नामक एक 16 वर्ष का किशोर रहता था। वो इतना लचीला था कि कक्षा में जब शिक्षक उसका नाम पुकारते तो वो खड़े होकर कांपने लगता था। उसकी आवाज अवरुद्ध हो जाती और शब्द बाहर नहीं निकलते थे। अन्य छात्र उस पर उपहास करते थे। वो एकांत में बैठता था। उसने स्वयं ये मान लिया था कि वो कभी किसी से सहज संवाद नहीं कर पाएगा, और यही उसका भाग्य है। परंतु एक दिन उसके विद्यालय में एक वक्ता आए। उन्होंने कहा कि शर्मीलापन कोई रोग नहीं है, बल्कि यह केवल एक आदत है और प्रत्येक आदत परिवर्तित की जा सकती है। ग्लेन ने उस दिन पहली बार विचार किया कि संभवतः वो स्वयं को बदल सकता है। उसने अभ्यास प्रारंभ किया, पहले दर्पण के समक्ष, फिर एक मित्र के सामने, फिर 10 लोगों के मध्य और अंततः हजारों लोगों के सामने। 20 वर्ष पश्चात वही ग्लेन अपनी कंपनी का प्रमुख बना और हजारों लोगों को संबोधित करने लगा। वही व्यक्ति जो कभी एक कमरे में 10 लोगों से बात करने में भी अक्षम था। ये कहानी सुनकर एक प्रश्न मन में आता है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या एक संकोची और एकाकी व्यक्ति लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सीख सकता है? लेस गिबलिन का उत्तर है हाँ, पूर्णतः संभव है। वे इसके लिए एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली तर्क देते हैं। विचार कीजिए, क्या जन्म के समय आप गणित जानते थे? क्या आप साइकिल चलाना या भोजन बनाना जानते थे? नहीं। ये सभी कौशल आपने सीखे। किसी ने आपको सिखाया, आपने अभ्यास किया और धीरे धीरे आप उनमें निपुण हो गए। तो फिर लोगों के साथ व्यवहार करना क्यों नहीं सीखा जा सकता? ये भी तो एक कौशल ही है जिसके अपने सिद्धांत और नियम हैं। परंतु यहाँ एक मुख्य बाधा है जो हम सभी के मार्ग में आती है। जब हम किसी नए कौशल को सीखने का प्रयास करते हैं और एक बार असफल होते हैं तो हम हार मान लेते हैं। जब कोई बालक साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, परंतु वो प्रयास नहीं छोड़ता क्योंकि उसे ज्ञात है कि यह सीखा जा सकता है। लेकिन जब लोगों के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो एक बार की असफलता या किसी के द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर हम कह देते हैं कि ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे लेस गिबलिन तोड़ना चाहते हैं। स्वभाव और आदत में अंतर होता है। स्वभाव वो है जो जन्मजात होता है, जैसे आंखों का रंग या शरीर की बनावट, इसे बदला नहीं जा सकता। परंतु आदत वो है जिसे आपने समय के साथ अपनाया है। शर्मीलापन, मौन रहना या लोगों से कतराना,
ये सभी आदतें हैं और हर पुरानी आदत को एक नई आदत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एलन मस्क का उदाहरण अत्यंत रोचक है। आज विश्व उन्हें एक अत्यंत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जानता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि वे अपने बचपन में अत्यंत एकाकी और संकोची थे? वे अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाते थे और पुस्तकों में डूबे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रथम व्यवसाय प्रारंभ किया, तब उन्हें अनुभव हुआ कि प्रगति के लिए लोगों से जुड़ना और उन्हें अपने स्वप्न बताना अनिवार्य है। उन्होंने यह कला जानबूझकर और कठिन परिश्रम से सीखी। आज जब एलन मस्क बोलते हैं तो संपूर्ण विश्व एकाग्र होकर सुनता है। ये उनकी जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि अर्जित किया हुआ कौशल है। हम प्रायः प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर सोचते हैं कि यह योग्यता उनके रक्त में है या ईश्वर का वरदान है। हम उनके उस कठिन परिश्रम को नहीं देख पाते जो उन्होंने इस कौशल को विकसित करने के लिए किया है। स्टीव जॉब्स को ही लीजिए, उन्हें उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए स्मरण किया जाता है। जब वे मंच पर आते थे तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु क्या ये जन्मजात था? कदापि नहीं। जॉब्स अपनी प्रत्येक प्रस्तुति का घंटों और कई दिनों तक निरंतर अभ्यास करते थे। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विराम और प्रत्येक हावभाव का सूक्ष्म अभ्यास किया जाता था। उनकी वो प्रभावशाली प्रस्तुति क्षमता, जो विश्व को नैसर्गिक लगती थी, वास्तव में वर्षों के सघन अभ्यास का परिणाम थी। लेस गिबलिन इसी को जानबूझकर किया गया अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसका अर्थ है केवल वो न करना जो आपको आता है, बल्कि उस पर कार्य करना जो आपको अभी सीखना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई गिटार सीखना प्रारंभ करता है तो आरंभ में उसकी उंगलियों में पीड़ा होती है। तारों पर उंगलियां रखना कठिन प्रतीत होता है, परंतु निरंतर अभ्यास से उंगलियां सुदृढ़ होती हैं और एक दिन वो अद्भुत संगीत बजाने लगता है। लोगों के साथ व्यवहार करने की कला भी ऐसी ही है। आरंभ में संकोच होगा, संवाद में बाधा आएगी, परंतु ये सब सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य भाग है। जो इसे सीखने का अवसर मानता है वो सफल होता है। लेस गिबलिन की ये पुस्तक उसी अभ्यास का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। ये केवल सिद्धांतों की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये चरण दर चरण बताती है कि आपको क्या करना है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे पहचान, आइडेंटिटी कहा जाता है। जब हम किसी कमी को अपनी पहचान मान लेते हैं तो उसे बदलना कठिन हो जाता है, परंतु सत्य यह है कि आप वो नहीं हैं जो कल थे। प्रत्येक अनुभव आपको परिवर्तित करता है, तो क्यों न जानबूझकर उस दिशा में परिवर्तन किया जाए जो आपके लिए हितकारी हो। महात्मा गांधी का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। गांधी जी अपनी युवावस्था में अत्यधिक संकोची थे। जब उन्हें पहली बार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में बोलना था तो वे खड़े नहीं हो पाए। उनकी आवाज कांप गई और वे बैठ गए। वो उनके जीवन का सबसे लज्जाजनक क्षण था, परंतु उन्होंने इस भय को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और अंततः वे अपनी वाणी और व्यवहार से लाखों लोगों को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हुए। उनकी यह शक्ति उनके सतत अभ्यास का परिणाम थी। प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आया है जब वो असफल हुआ या हिचकिचाया, परंतु उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। मदर टेरेसा जब भारत आईं तब वे यहाँ की भाषा और लोगों से अनभिज्ञ थीं, परंतु उन्होंने लोगों को समझना सीखा। उन्होंने यह अनुभव किया कि पीड़ा की कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती और प्रेम प्रत्येक बाधा को पार कर सकता है। उनकी यह सीखी हुई कला इतनी प्रगाढ़ हो गई कि विश्व के कोने कोने से लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उनकी किसी जन्मजात प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा जीवन भर निखारी गई मानवीय कला के लिए था। लेस गिबलिन ये नहीं कहते कि ये सरल है, वे कहते हैं कि ये संभव है। और इन दोनों शब्दों में व्यापक अंतर है। संभव होने का अर्थ है कि यदि परिश्रम किया जाए तो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। यह कला सीखने के लिए निरंतर जागरूकता आवश्यक है। आपको ये विश्लेषण करना होगा कि संवाद के समय आपकी आवाज, हावभाव और सुनने की क्षमता कैसी है। क्या आप यह करने के लिए उद्यत हैं? यदि आपका उत्तर सकारात्मक है तो ये यात्रा आपके लिए है। यदि नकारात्मक है तो भी यह यात्रा आपके लिए है, क्योंकि यह पुस्तक उस नहीं को हाँ में परिवर्तित करने का मार्ग है। एक अभियंता नई तकनीक सीखता है, एक चिकित्सक नई औषधियों का अध्ययन करता है और एक संगीतकार नई धुनें सीखता है। इसी प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करने का कौशल भी निरंतर निखारा जा सकता है। इसे सीखने की कोई निश्चित आयु नहीं होती। चाहे आप किसी भी परिवेश से हों, ये कला सबके लिए है और सब इसे सीख सकते हैं। जिस प्रकार गणित के सूत्र प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं, उसी प्रकार मानवीय संबंधों के सिद्धांत प्रत्येक परिस्थिति में सहायक होते हैं। यह कोई रहस्यमयी शक्ति या जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका मूल स्वभाव कैसा भी हो, इस कला में निपुण हो सकता है।
यदि उसमें सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति हो। यही लेस गिबलिन का मुख्य संदेश और इस पुस्तक की आत्मा है। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि यह कला सीखी जा सकती है, तो अगला प्रश्न यह उठता है कि इस सीखने की प्रक्रिया का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, जो प्रत्येक संबंध की आधारशिला बनता है। एक समय की बात है, एक कार्यालय में दो सहकर्मी थे जो एक ही टीम में कार्य करते थे। पहला व्यक्ति हर बात में सहमति जता देता था। यदि बॉस ने शनिवार को कार्य करने के लिए कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। किसी ने उसका श्रेय स्वयं ले लिया, तब भी वो मौन रहा। यदि किसी ने उसकी बात बीच में ही काट दी तो वो चुप हो गया। लोग उसे अच्छा व्यक्ति तो कहते थे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था। समाज में उसका कोई विशेष मान नहीं था और धीरे धीरे उसके मन में उन लोगों के प्रति गहरी कड़वाहट उत्पन्न होने लगी जिनके लिए वो सब कुछ करता था। दूसरा व्यक्ति इसके पूर्णतः विपरीत था। वह प्रत्येक बात पर विवाद करता था। यदि कोई उसकी बात से असहमत होता तो वह आक्रामक हो जाता। बॉस के निर्देशों पर भी वो पलटकर उत्तर देता था। टीम में उसके साथ कार्य करना अत्यंत कठिन था, इसलिए लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके आसपास सदैव एक तनावपूर्ण वातावरण बना रहता था। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? पहले व्यक्ति में आत्मसम्मान का अभाव था और दूसरे में आत्मसम्मान का अहंकार था। दुर्भाग्य से दोनों ही दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने में असफल थे। यही वो महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेस गिबलिन इस अध्याय में उठाते हैं। यह उन सभी के लिए अनिवार्य है जो मानवीय व्यवहार की कला सीखना चाहते हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप अपने अस्तित्व को मिटा दें या हर बात पर अपनी सहमति दे दें। इसका अर्थ दूसरों की प्रसन्नता के लिए स्वयं की बलि देना भी नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ एक संतुलन है, स्वयं को भी सम्मान देना और दूसरों को भी। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के भीतर आत्मसम्मान की कमी होती है तो वो दो में से एक मार्ग चुनता है। या तो वो अत्यंत दब्बू हो जाता है और अपनी राय को दबा देता है, या फिर वो बहुत आक्रामक होकर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। लेस गिबलिन के अनुसार ये दोनों ही व्यवहार एक ही जड़ से निकलते हैं और वो जड़ है स्वयं के प्रति असुरक्षा की भावना। जब आप आंतरिक रूप से असुरक्षित होते हैं तो आप बाहरी रूप से या तो बहुत कोमल हो जाते हैं या अत्यंत कठोर। दोनों ही स्थितियों में आपके संबंध प्रभावित होते हैं। जरा ठहरकर विचार कीजिए। अपने जीवन के उन लोगों के विषय में सोचिए जिनके साथ निर्वाह करना आपको कठिन लगता है। क्या वे बहुत आक्रामक हैं या बहुत दब्बू? संभवतः उनके इस व्यवहार के पीछे उनका स्वयं का टूटा हुआ आत्मसम्मान है। ये समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से आप उन कठिन व्यक्तियों के साथ भी बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। दूसरी ओर उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। वे न तो झुकते हैं और न ही अनावश्यक विवाद करते हैं। वे अपनी बात स्पष्टता से कहते हैं और दूसरों की भी सुनते हैं। वे न किसी से भयभीत होते हैं और न ही किसी को डराते हैं। वे संतुलित होते हैं और यही संतुलन वास्तविक आत्मसम्मान से आता है। मैरी कॉम का उदाहरण यहाँ अत्यंत प्रासंगिक है। 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम ने मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी केवल पदकों की नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान की है जिसे उन्होंने कभी खोने नहीं दिया। जब समाज और परिवार ने उनके इस खेल का विरोध किया, तब उन्होंने आक्रामकता के बजाय दृढ़ता चुनी। उन्होंने माँ, पत्नी और विश्व चैंपियन की भूमिकाओं को संतुलित किया। उनके सहयोगी कहते हैं कि वे कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि कनिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मान देती हैं। यही वो शक्ति है जो रिंग के बाहर भी उन्हें महान बनाती है। यह आत्मसम्मान का वो भाव है जो कहता है कि मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। यहां एक गहरा सत्य छिपा है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी पूरी भावनात्मक स्थिति को साझा करते हैं। यदि हम भीतर से अशांत या कड़वे हैं तो वो हमारी वाणी में परिलक्षित होता है। यदि हम शांत और संतुलित हैं तो संवाद में भी वही स्पष्टता आती है। अतः लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से होती है। हम प्रायः आत्मसम्मान को अहंकार समझ लेते हैं, परंतु दोनों में व्यापक अंतर है। अहंकार कहता है मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, जबकि आत्मसम्मान कहता है मैं जैसा हूं संतुष्ट हूं और दूसरे भी अपनी जगह सही हैं। आत्मसम्मान तुलना नहीं करता, वह केवल स्वयं के अस्तित्व में प्रसन्न रहता है। दलाई लामा का उदाहरण देखिए। उन्होंने अपना देश और घर खोया, परंतु वे कभी कड़वे या आक्रामक नहीं हुए। उनका स्वयं के साथ संबंध इतना स्थिर है कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं कर पाती। यही कारण है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा बच्चा, पूरा सम्मान और समय देते हैं।
एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जो लोग बहुत दब्बू होते हैं और कभी ना नहीं कहते, वे स्वयं के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता, वो दूसरों का ध्यान कैसे रखेगा? जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों को वास्तविक सम्मान कैसे दे पाएगा? विमान में एक नियम होता है, आपातकाल में ऑक्सीजन मास्क पहले स्वयं पहने, फिर दूसरों की सहायता करें। जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। यदि आप स्वयं आंतरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बना सकते। जब हम किसी के सामने आवश्यकता से अधिक झुकते हैं, तो हम उस व्यक्ति को ये मिथ्या संदेश देते हैं कि वो सदैव सही है। इससे वो व्यक्ति सीखना और आगे बढ़ना बंद कर देता है। वास्तविक संबंध वे होते हैं जिनमें सत्यता हो, जहां असहमति के बाद भी सम्मान बना रहे। ये तभी संभव है जब आत्मसम्मान संतुलित हो। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के विषय में कहा जाता है कि वे अपने सहयोगियों को इतना नियंत्रित करते थे कि कोई भी उनके सामने सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था। परिणामतः उन्हें गलत जानकारियां मिलती रहीं। यह आक्रामक आत्मसम्मान का दुष्परिणाम है जो सत्य से दूर कर देता है। इसके विपरीत, जो नेता अपनी शक्ति और कमियों को स्वीकार करते हैं, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सत्य बोलने से नहीं डरते। आप अपने आत्मसम्मान का परीक्षण कैसे करें? अगली बार जब कोई आपकी बात से असहमत हो, तो अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को देखिए। क्या आप आक्रामक हुए, या आप संकुचित होकर क्षमा मांगने लगे, या फिर आप शांति से उनकी बात सुनकर अपना पक्ष रख पाए? यदि आप शांति से संवाद कर पाए, तो यह संतुलित आत्मसम्मान है। यह संतुलन अभ्यास से आता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि जो लोग स्वयं से असंतुष्ट होते हैं, वे प्रायः दूसरों की आलोचना करते हैं ताकि वे स्वयं को श्रेष्ठ अनुभव कर सकें। इसके विपरीत, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है, वो दूसरों की अच्छाइयां देखता है और उनकी सफलता में प्रसन्न होता है। यही वो गुण है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। अंततः आत्मसम्मान किसी से मांगकर नहीं मिलता और न ही यह दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर करता है। वास्तविक आत्मसम्मान आपके भीतर से आता है। यह तब निर्मित होता है जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं और स्वयं के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप संसार से अपने लिए चाहते हैं। दूसरों के साथ व्यवहार की पूरी कला इसी नींव पर टिकी है। अब जब ये आधार स्पष्ट हो गया है, तो अगला प्रश्न ये है कि इस कला को दैनिक जीवन में उतारने के लिए प्रथम चरण क्या होना चाहिए? 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। उसके पास इतना धन था कि यदि वो चाहता तो कई देशों को खरीद सकता था। उसकी कंपनी ने पूरे अमेरिका के तेल व्यापार को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका के पहले अरबपति। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने व्यापार जगत में वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। परंतु इस व्यक्ति ने एक बार एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी तब थी। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता एक ऐसी वस्तु है जिसे चीनी या कॉफी की तरह खरीदा जा सकता है, और वे इस क्षमता के लिए विश्व की किसी भी चीज से अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। जरा विचार कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसार की समस्त दौलत थी, वो कह रहा है कि लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सर्वाधिक मूल्यवान है। यह तकनीक से अधिक मूल्यवान है, धन से अधिक कीमती है और किसी भी डिग्री या प्रमाण पत्र से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात निराधार नहीं है, यह किसी की व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने जीवन के सबसे बड़े व्यापारिक युद्ध लड़े और जीते। उन युद्धों में उनका सबसे बड़ा शस्त्र यही कौशल था कि वे लोगों को समझते थे, उनसे जुड़ते थे और उन्हें अपने साथ लेकर चलते थे। इसी बात को लेस गिबलिन ने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में रखा है, क्योंकि जब रॉकफेलर जैसा व्यक्ति ये कहे तो उसे अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। अब एक और तथ्य जो लेस गिबलिन ने स्वयं कहा है, उनका मानना है कि दूसरों के साथ सफल व्यवहार का रहस्य यह है कि आप उनके दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ समझें। यह एक छोटा सा वाक्य है, परंतु इसमें पूरी पुस्तक का सार छिपा है। सहानुभूति के साथ समझने का अर्थ है केवल ये जानना नहीं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, बल्कि ये अनुभव करना कि वो वैसा क्यों सोचता है। स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखना और उसके दुख, उसकी प्रसन्नता, उसके भय एवं उसकी आशाओं को महसूस करना ही वास्तविक सहानुभूति है। जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कार होता है। वो व्यक्ति ये अनुभव करता है कि आप उसे समझते हैं, और जब किसी को ये विश्वास हो जाता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वह आपके प्रति खुल जाता है। वह आप पर भरोसा करता है और आपके साथ कार्य करने को उद्यत हो जाता है। यही वो सूत्र है जो रॉकफेलर के कथन और गिबलिन के सिद्धांतों दोनों में समान है। अब आइए संक्षेप में देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा। हमने पहले ये समझा कि सफलता का वास्तविक रहस्य तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि मानवीय कौशल है।
कार्नेगी इंस्टीट्यूट का वो शोध याद है ना? 15% तकनीकी ज्ञान और 85% मानवीय कौशल। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी वास्तविकता है। फिर हमने समझा कि मानवीय स्वभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य में 3 बुनियादी इच्छाएं होती हैं: महत्व पाने की अभिलाषा, सराहे जाने की इच्छा और स्वीकार किए जाने की भावना। जो व्यक्ति इन्हें पहचानता है और इनके अनुरूप व्यवहार करता है, वो हर किसी के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। इसके पश्चात हमने जाना कि ये कला जन्मजात नहीं है, बल्कि इसे सीखा जा सकता है। जिस प्रकार गणित या संगीत सीखा जाता है, वैसे ही यह कौशल भी अर्जित किया जा सकता है, यदि सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। अंततः हमने समझा कि दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने की शुरुआत स्वयं के साथ एक स्वस्थ संबंध से होती है। आत्मसम्मान और दूसरों को महत्व देना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यह पूरा अध्याय एक नींव की तरह है, और ये नींव इतनी सुदृढ़ है कि इस पर विकसित होने वाला प्रत्येक संबंध स्थायी होगा। यहाँ रॉकफेलर के कथन में एक और गहरा संदेश छिपा है। उन्होंने कहा कि यह क्षमता खरीदी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह क्षमता सबके लिए उपलब्ध है। ये किसी के पास जन्मजात रूप से सुरक्षित नहीं है कि शेष लोग इससे वंचित रह जाएं। यह एक ऐसा कौशल है जो परिश्रम करने वाले, सीखने वाले और अभ्यास करने वाले को अवश्य प्राप्त होता है। यही इस पुस्तक का मुख्य वचन है। यह पुस्तक कोई जादू की छड़ी नहीं है, और न ही यह कोई ऐसा सूत्र देती है जो रातों रात आपको बदल दे, परंतु ये उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जो सदियों से प्रभावी रहे हैं, जो हर संस्कृति, देश और युग में कार्य करते हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं और इनका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे एक स्थायी परिवर्तन आता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं जो इस पूरे अध्याय के सार को स्पष्ट कर देता है। डॉक्टर अमर्त्य सेन, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री। उनकी विद्वत्ता अतुलनीय है, परंतु जो बात उन्हें अन्यों से पृथक करती है, वो उनका यह स्वभाव है कि वे प्रत्येक व्यक्ति की बात को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अत्यंत गंभीरता से सुनते हैं। उन्होंने निर्धनता और भूखमरी पर जो शोध किया, वो केवल पुस्तकों या आंकड़ों पर आधारित नहीं था। उन्होंने स्वयं उन लोगों के पास जाकर उनसे संवाद किया जो अभाव में जी रहे थे। उन्होंने उनकी बात सुनी और उनके दृष्टिकोण को समझा। उसी मानवीय समझ के कारण वे ऐसा शोध कर पाए जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। यही सहानुभूति के साथ समझना है। यही लेस गिबलिन की वो बात है जो उन्होंने इस अध्याय के अंत में कही है, और यही वो सत्य है जिसे रॉकफेलर ने अपने जीवन भर के अनुभवों से सीखा। यह कौशल वास्तव में सबसे मूल्यवान है, क्योंकि जब आप किसी को वास्तविक रूप से समझते हैं, तभी आप उनके लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं, और जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वे भी आपके लिए समर्पित हो जाते हैं। ये एक ऐसा सकारात्मक चक्र है जो एक बार प्रारंभ हो जाए तो कभी रुकता नहीं। अब एक और गंभीर पक्ष पर विचार करते हैं। इस अध्याय में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि यह कौशल इतना महत्वपूर्ण है तो हम सब इसे क्यों नहीं सीखते? क्यों हम अपने जीवन के अधिकांश वर्ष उस 15% को बेहतर बनाने में व्यतीत कर देते हैं और उस 85% को अनदेखा कर देते हैं? इसका कारण यह है कि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया। हमारे पाठ्यक्रमों में गणित, विज्ञान और इतिहास तो थे, परंतु लोगों को समझने, उनसे जुड़ने और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने का कोई विषय नहीं था। लेकिन अब ये स्थिति बदल सकती है इसी यात्रा के माध्यम से। यह अध्याय एक प्रवेश द्वार है जो आपको उस संसार में ले जाता है जहां आप यह समझते हैं कि जीवन की वास्तविक सफलता की कुंजी क्या है। वो कुंजी है लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। क्या आप इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज से ही एक अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अब आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो एक क्षण के लिए रुककर विचार कीजिए कि उस व्यक्ति की क्या अपेक्षा है। यह छोटा सा कदम इस महान कला की शुरुआत है। जो व्यक्ति यह एक कदम उठा लेता है, उसके लिए सफलता के शेष सभी मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। यही इस प्रथम अध्याय का निष्कर्ष है, और यही वो आधार है जिस पर शेष अध्याय टिके हैं। सफलता और प्रसन्नता का वास्तविक रहस्य तकनीकी ज्ञान, डिग्रियों या धन में नहीं है। यह रहस्य उस एक कौशल में निहित है जिसे आप सीख सकते हैं, निखार सकते हैं और अपना बना सकते हैं, और वह कौशल है लोगों के साथ व्यवहार करने की अद्भुत कला। तो दोस्तों, कैसा रहा यह पहला अध्याय? जबरदस्त था ना? लेस गिबलिन ने इस एक अध्याय में वो बात कह दी है जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी थी। 85%। आपकी सफलता का 85% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, और हम पूरी आयु उस 15% के पीछे भागते रहते हैं। यह विचार ही मन को विचलित कर देता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अध्याय से मिली वो ये है कि ये कौशल केवल भाग्यशाली लोगों को मिला हुआ उपहार नहीं है। इसे सीखा जा सकता है। आप इसे सीख सकते हैं। बस आवश्यकता है सीखने की ललक की, अभ्यास करने का साहस दिखाने की,
और स्वयं को प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति की। अगले अध्याय में और भी आनंद आने वाला है। लेस गिबलिन अगले अध्याय में उन गहरी और व्यावहारिक बातों की चर्चा करेंगे जो दैनिक जीवन में तुरंत काम आएंगी। वे बताएंगे कि मनुष्य के मन में सबसे गहरी भूख क्या होती है, वो भूख जो न धन से मिटती है और न भोजन से। जो व्यक्ति इस भूख को समझ ले, वो किसी के भी हृदय का मार्ग खोल सकता है। इसलिए अगला अध्याय बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब एक आवश्यक बात, यदि इस समरी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, यदि कोई एक भी बात आपके हृदय को छू गई है और आपको लगा कि यह सुनकर अच्छा लगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका केवल एक क्लिक आरजे और एनी बुक्स मरीज की पूरी टीम का उत्साह बढ़ाता है। इससे हमें यह विश्वास मिलता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं और आपके लिए और भी उत्कृष्ट समरी लाते रहें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक एनी बुक्स मरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी क्षण कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह ऐसी किताबों की समरी आती है जो आपकी सोच को प्रभावित करती हैं, आपको एक नया दृष्टिकोण देती हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाती हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई समरी आए आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। ये था आपका अपना आरजे एनी बुक्स मरीज से। मिलते हैं अगले अध्याय में और भी प्रभावशाली बातों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सदैव स्मरण रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।